ये पहला सवाल है विलियम बेंटिक को लेकर। देखिए, अटेम्प्ट करिए और चैट में रिप्लाई दीजिए। बढ़िया, सभी ने सही जवाब दिया है कि विलियम बेंटिक को लेकर सामाजिक सुधारों की बात हो रही थी। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे रोक लगाई, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे रोक लगाई, ठगी पे रोक लगाई। और ठगी के लिए तो हमने कर्नल स्लीमैन का नाम देखा ही था। स्लीमन। ठीक है, तो ये सारे जो काम है ये विलियम बेंटिक के टेन्योर में हुए थे। इन सब पे कानून बना था। ठगी पे कोई कानून नहीं बना था। ठगी पे तो इसने फ्री हैंड दिया था कर्नल स्लीमैन को कि आपको जहां भी ठग दिख रहे हैं या तो पकड़ो या तो मारो या तो उनको जेल में डालो। ठीक है। तो ये सती वाला कानून इसने 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन के नाम से बनाया था। तो ये इसमें सारे काम है विलियम बेंटिक साहब के। ठीक है, तो सभी ने सही जवाब दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, सभी ने सही जवाब दिया। इसमें पूछा था गवर्नर जो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कौन था। तो ये तो सही बात नहीं है कि ब्रिटेन का जो राजा है वो उसको नियुक्त करता था। ये कब करेगा, ब्रिटेन का राजा की तरफ से कब नियुक्त होंगे? 1858 के चार्टर एक्ट के बाद से। क्योंकि क्रांति जब होगी तो सीधे ब्रिटेन की जो अ, राज परिवार है वो यहाँ से रूल करेगा, और तब ये जो गवर्नर रहेंगे उनको वॉइस रॉय कहा जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कभी भी रोल नहीं रहा है। ठीक है, ना 1857 की क्रांति से पहले ना बाद में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे यानी जो सीओडी लोग थे उनके द्वारा नियुक्त होता था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और डी तो हो ही नहीं सकता। मुगल एम्पायर का कब से इतना मजबूत हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर की नियुक्ति करेगा? तो इसका सही जवाब है सी। सभी ने सही जवाब दिया। कुछ को मैं देख रहा हूँ कहीं का किसी का डी भी आया था। नहीं, सबका सही है। बढ़िया, सबने सही जवाब दिया। अगला सवाल ध्यान से पढ़िएगा। असर्शन और रीजन को लेकर ये सवाल बनाया गया है। पहली चीज तो जब भी इतिहास के सवालों में कोई स्पेसिफिक डेट आए ना, तो डेट से कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि अ, इतने बड़े इतिहास में, 4000 साल के इतिहास में हम डेट कहाँ तक याद करेंगे? अगर आपको साल याद है ना तो भी काम हो जाएगा। इनसे ज्यादा घबराना मत कि 25 अप्रैल है कि 25 मार्च है। ये हमें पता है कि 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी,
जो रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और इस संधि का मेन कारण ये था, 1807 में एक संधि हुई थी 1807 में। कोई बताएगा ये संधि नेपोलियन के बीच में, तिलसित की संधि। नेपोलियन और जो रशिया को उस समय का जार था उसके बीच में हुई थी। कोई बताएगा इसका नाम क्या था? तिलसित की संधि। बढ़िया, तिलसित की संधि हुई थी। और इस तिलसित की संधि में मोस्टली ये बात थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे काम धाम चल रहा है, यानी ब्रिटेन का काम धाम जो भारत में चल रहा है, अपन इसके काम धाम को यहाँ बिगाड़े, अपन भारत में एंट्री करें और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मोटे तौर पे ब्रिटेन को बाहर खदेड़ दें। तो तिलसित की संधि से घबरा के इन लोगों ने बात की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बात की कि भाई ये जो एरिया है, ये जो नदी है, इस नदी का नाम था सतलज नदी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रंजीत सिंह से बात की, MRS मतलब महाराजा रंजीत सिंह, की भाई और इसके ऊपर अफगानिस्तान आ रहा है। अफगानिस्तान में उस समय तक लगभग मोटे तौर पे हल्का हल्का प्रभुत्व हो गया था रशिया का। तो इन लोगों ने 1809 में अमृतसर की संधि में ये बात कही कि भाई रंजीत सिंह को अपन बफर स्टेट बना लेते हैं, कि कल को अगर नेपोलियन या जार की आर्मी यहाँ से घुसती भी है तो पहले उसको क्या मिले, महाराजा रंजीत सिंह का एरिया मिले। और सतलज नदी को बाउंड्री बना दिया गया कि सतलज के नीचे आप मत आना, इसके नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया, इसके ऊपर आप आ जाइए। ठीक है। तो 1809 में रंजीत सिंह को नहीं पड़ी थी कि वो जाके संधि करे। ऊपर से मैंने बोला था मेटकॉफ नाम का व्यक्ति था, जो कि बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। तो इस मेटकाफ नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे मीडिएशन की और यहाँ पे 1809 की अमृतसर की संधि कराई। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और इस बात से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि रंजीत सिंह की गलत नहीं थी कि भाई तुम मुझसे संधि करो। रंजीत सिंह का तो कामकाज बढ़िया चल ही रहा था, इनकी गरज थी या इनको जरूरत थी रंजीत सिंह की। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि रंजीत सिंह कंपनी की मदद से अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहता था। तो मैंने वही अभी बताया, रंजीत सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई मदद नहीं चाहिए थी, उल्टा ईस्ट इंडिया कंपनी को रंजीत सिंह की मदद चाहिए थी, क्योंकि उनको डर था कहीं नेपोलियन और जार की आर्मी अफगानिस्तान से होते हुए हमारे यहाँ ना घुस जाए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है। तो इस सवाल में किसी कोई डाउट है क्या? इस सवाल को लेकर किसी को डाउट है क्या? इसके आंसर को लेकर कोई डाउट है क्या? सर बी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? बी बोल रहा है कि रंजीत सिंह ने कंपनी की मदद से अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहा। हिंदी में पढ़िए, रंजीत सिंह कंपनी की मदद से अपने साम्राज्य के दायरे को बढ़ाना चाहते थे। तो मैंने वही कहा, रंजीत सिंह कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर थी। खासकर इस इलाके में जहां रंजीत सिंह का एरिया था, वहां पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई पैठ भी नहीं थी। नीचे वाला एरिया जो था वो सिंध का एरिया था, और सिंध में जो 4 अमीर थे उनका रूल चल रहा था। तो ईस्ट कंपनी यहाँ से इधर बहुत कमजोर थी। और रंजीत सिंह को ही पता था कि भैया नेपोलियन और जार के बीच में संधि हुई है, और रंजीत सिंह तो खुद कंपनी को डर था कहीं रंजीत सिंह नेपोलियन और जार के साथ हाथ ना मिला ले। तो अगर ऐसा हो जाता ना तो इनके लिए ब्लंडर हो जाता, इनके लिए दिक्कत हो जाती। तो रंजीत सिंह को अगर हाथ मिलाना ही था तो वो नेपोलियन के साथ मिलाता है, जार के साथ मिलाता है, क्योंकि जार का प्रभाव अफगानिस्तान तक तो था ही, और अफगानिस्तान इसका नियरेस्ट नेबर है, तत्काल की नेबर था उस समय। तो रंजीत सिंह कभी कंपनी की ओर देखा ही नहीं कि कंपनी हमारा कुछ क्या करेगी। ठीक है। और जब मैंने आपको सिख एम्पायर का इतिहास पढ़ाया तब आपने पूरी कहानी में कहीं ऐसा नहीं सुना मेरे मुंह से या किसी स्टेटमेंट में कि रंजीत सिंह ने कंपनी का फायदा उठाया। उल्टा कंपनी वाले जा जाके फायदा मतलब कोशिश कर रहे थे कि रंजीत सिंह किसी भी तरह हमारा बफर स्टेट बन जाए, यानी हमारे और रशियन नेपोलियन के बीच में कोई बीच में रहे, क्योंकि युद्ध होने पर पहले उस पर युद्ध हो। आर इज नॉट, हाँ वो सेंटेंस से पूरा रॉन्ग है, एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगा, सेंटेंस से पूरा रॉन्ग है वो। रंजीत सिंह कभी नहीं चाह रहा कि कंपनी की मदद से वो अपना एरिया एक्सपेंड करे। और कैसे करता भाई, आप सोचिए 1809 में आपने बंधन बांध दिया कि इस नदी के इस पार मत आना। तो जब नदी के इस पार मत आना तो भाई उसका एरिया एक्सपेंड कहाँ होगा? अगर होगा भी तो किधर होगा? अफगानिस्तान साइड ही होगा। अगर होगा भी तो अफगानिस्तान साइड ही होगा, और अफगानिस्तान उसमें की तरफ उसको एरिया बढ़ाना नहीं था, क्योंकि अभी भी अहमद शाह अब्दाली के जो बच्चे हैं, नाती पोते हैं, वो वहाँ रूल कर रहे हैं।
ठीक है। और आपने 1809 में तो बंधन मान दिया कि सतलज नदी के नीचे मत कूदना। और आपको शायद ध्यान होगा कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का मेन रीजन यही था कि जो सिखों की आर्मी है वो सतलज नदी पार करके इस पार आ गई थी। ठीक है, तो सबसे मेन रीजन यही था प्रथम आंग्ल सिख वॉर का, कि सिखों की आर्मी ने सतलज नदी को क्रॉस करके नीचे आई थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सभी ने सही जवाब दिया है। इस सवाल में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी चाइना को लेकर व्यापार की, कि चाइना के साथ व्यापार करना, ये कब खत्म हुआ, कब समाप्त हुआ। तो 1813 के एक्ट में हमने देखा था कि इनकी जो एकाधिकार था या मोनोपोली थी वो हर क्षेत्र में खत्म कर दी गई थी। इनकी मोनोपोली हर क्षेत्र में खत्म कर दी गई थी सिवाय चाय और चाइना को छोड़कर, कि यहाँ पे आप व्यापार करें तो इसकी मोनोपोली आपके पास है। लेकिन 1833 में इनको बोला कि भैया ये मोनोपोली भी आपकी हम खत्म कर रहे हैं, अब आप व्यापार मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, प्रशासन करिए, मतलब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा। तनुश्री कह रही है कि सर 1853 ही बता दीजिए। 1853 मैंने पढ़ाया कहाँ जो शॉर्ट में बताऊं मैं बेटा? अभी आएगा 1853 वाला एक्ट, तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ उसके बारे में परेशान नहीं हूँ। अभी एक दो क्लास में 1853 के एक्ट में अपन पहुंचने वाले हैं। बढ़िया, सबने सही जवाब दिया है इसका। अंग्रेजों की गलत नीतियों की वजह से साहूकार पैदा हो गए। ये साहूकार वो थे लाला टाइप के, जो कि औने पौने दाम पे लोन दिया करते थे किसानों को, और वो किसान उस पैसे को लेकर लगान चुकाते थे। जमींदार वर्ग आपने देखा ही है कि परमानेंट सेटलमेंट की वजह से या स्थायी बंदोबस्त की वजह से लैंडलॉर्ड्स पनपे। ट्रेडर्स व्यापारी ये भी पनपे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर्स मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय व्यापारी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स मतलब मोटे तौर पे अंग्रेज व्यापारी जो कि भारत में व्यापार कर रहे हैं। और हम देख ही रहे हैं कि 1833 तक तो इनके पास एकाधिकार था, और ये 1813 तक मोनोपोली थी व्यापार की। तो अंग्रेज व्यापारी बहुत सारे पनपे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अंग्रेजों के कारण ही ये नए लोग यहाँ पे पैदा हुए। ऐसा नहीं कि हमारे पास व्यापारी नहीं थे, पहले से व्यापारी थे। लेकिन यहाँ पे इस सवाल को पूछने का अर्थ यही है कि न्यू प्रोलेटरिएट क्लास, यानी ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों की वजह से भारत में उभरे नए सर्वहारा वर्ग। यहाँ पे जब नए की बात आ रही है तो यहाँ पे ट्रेडर्स कौन होंगे? जिसे हम कहेंगे यूरोपियन ट्रेडर्स, हम बोल सकते हैं आम भाषा में यूरोपियंस लोग। क्योंकि यहाँ पे चाय का व्यापार कर रहे हैं, अफीम का व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे कपास का व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अभी मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा कि हमारे इनके रूल में कौन कौन से रिवॉल्ट हुए हैं, तब ये चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि जैसे अपन एक बार, अभी मैं आपको डलहौजी तक ले जाऊंगा। उसके बाद देखिए सबसे मेन टर्निंग पॉइंट आने वाला है 1857 की क्रांति। तो ये क्रांति क्यों हुई है, इसके पहले
हमें इसके बैकग्राउंड अच्छे से एक बार समझने पड़ेंगे। तो डलहौजी जो है 1856 तक रहेगा, 1848 से 1856 तक डलहौजी यहाँ पे रहेगा। डलहौजी खत्म होने के तुरंत बाद अपन क्रांति में नहीं पहुंचेंगे। डलहौजी खत्म होने के बाद मैं वापस 1772 में जाऊंगा, और 1772 से एक बहुत ही फेमस रिवॉल्ट हुआ था, इसका नाम था सन्यासी विद्रोह। तो फिर मैं 2-3 क्लासों में ये जो विद्रोह हुए उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, विद्रोह के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में जो सामाजिक सुधार हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में देखेंगे, ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे, इनके बारे में देखेंगे, जिससे हमें आइडिया लगे कि उस समय का जो समाज था उसके साथ दिक्कत क्या थी। क्योंकि ये जो क्रांति है ये एक दिन की क्रांति नहीं थी, या एक वर्ग की क्रांति नहीं थी कि भाई सैनिक का ही दिमाग खराब हुआ, मंगल पांडे ने गोली मार दी। ठीक है, वो एक तत्कालिक रीजन हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा था उसको समझने के लिए अपन डलहौजी तक चलेंगे अभी। उसके बाद वापस थोड़ा गाड़ी बैक करेंगे और फिर देखेंगे क्या क्या हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तब आपको और क्लियर होगा कि कैसे मनी लेंडर, कैसे लैंडलॉर्ड्स, कैसे व्यापारी लोगों ने शोषण किया है भारतीयों का। ठीक है, तो सभी ने लगभग सही जवाब दिया, लगभग क्या, सबने सही जवाब दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए बढ़िया है, सबने सही जवाब दिया। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर बात की जा रही है, जो पहला आंग्ल सिख वॉर हुआ था उसके बाद की कहानी है। हमें पता है कि जो रंजीत सिंह है वो 1839 में, महाराजा रंजीत सिंह जो हैं, ये 1839 में इनकी मृत्यु हो गई है। और उसके बाद से इनके जो बच्चे हैं ये काफ़ी कमज़ोर साबित हुए, और हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली 2.5 साढ़े 3 साल के ही अंतराल में ही 5 लोग यहाँ से चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक व्यक्ति आए थे, दिलीप सिंह, जो कि एक 5 साल का बच्चा था, और उसकी जो माँ थी उसका नाम था रानी जिंदल। ये 2 लोग फर्स्ट एंग्लो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर में मेन लोग रहेंगे। और अल्टीमेटली हम देखेंगे दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया जाता है कि जाइए बेटा आप लंदन रहिए, और रानी जिंदल को बनारस भेज दिया जाता है कि मैडम आप निकलिए यहाँ से और पेंशन मिलती रहेगी आपको। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद तो कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद से जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे कमिश्नरी बना दी गई, कमिश्नर को बैठा दिया गया। और बाद में जब डलहौजी आएगा तो इस एरिया को अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स भी कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो इस सवाल में तुम्हें लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा? किसी को कोई डाउट है कि इस सवाल को आप लोग रिवीजन करते चलिए जो पुराना पढ़ा है। अगले सवाल को देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा ऑप्शंस को देखते हुए। बढ़िया, सभी ने सही जवाब दिया है। देखिए, जब भी इंग्लिश एजुकेशन को लेकर बात आए और ऑप्शन में
ऑप्शन में आपको बेंटिक और मैकॉले दोनों मिले तो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर सवाल बोले कि किसके टेन्योर में, किस जीजीआई के टेन्योर में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, तब तो बेंटिक सही जवाब होगा। लेकिन जब ऐसा ना लिखा और सिर्फ ये लिखा हो कि किस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया या किसके कारण इंट्रोड्यूस हुआ, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए मैकॉले, क्योंकि मैकॉले को, लॉर्ड बेविंगटन मैकॉले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर जीजीआई स्पेशली पूछे तो आप बेंटिक को टिक मारेंगे, नहीं तो फिर आप हमेशा मैकॉले को टिक मारेंगे। और मैकॉले ने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें इसका ये कहना था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे परिवार के बच्चे हैं और जो बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 8वीं से ज्यादा की पढ़ाई कर रहे हैं, 8 क्लास प्लस की जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनको पढ़ाना है। बाद में यही लोग बाकी लोगों को पढ़ाएंगे। और इसीलिए हमें स्कूल भी बहुत कम खोलने हैं, कॉलेज भी बहुत कम खोलने हैं, और हमें ध्यान देना है सिर्फ हायर एजुकेशन में और ऐसे लोगों को जो कि संभ्रांत वर्ग से आते हैं, जो कि इन्फ्लुएंशियल परिवार से आते हैं। ठीक है, तो ये मैकॉले का योगदान रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर। सभी ने लगभग सही जवाब दिया है। इसी हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैकॉले और हेस्टिंग में ठन जाए और जीजीआई ना लिखा हो, तब आपको मैकॉले को ही वरीयता देना है, मैकॉले को ही टिक मारना है। अगला सवाल अटेम्प्ट करिए। आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, देखी होगी, आपको पता होगा कि जो रावण था, रावण को राम जी मार नहीं पा रहे थे। तो रावण के भाई विभीषण ने राम जी को बोला, क्या बोला, कि रावण की नाभि में मारो, तीर मारो। इन्होंने नाभि में मारा, रावण मर गया। तो फिर ये कहानी हो गई, घर का वेदी लंका ढाए। या रावण ने जिस भाई को इतना माना, इतना सम्मान दिया, सब कुछ किया, उसी भाई ने उसकी मौत का कारण बना। और इसीलिए भले हम विभीषण को हमेशा अच्छा मानते, लेकिन कोई भी अपने घर में अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखता, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, घर में विभीषण नहीं होना चाहिए। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रावण ने कभी सोचा नहीं कि ये नाभि वाला जो राज है यही मुझको मारेगा। उसी तरह जब मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और बोला कि नहीं भाई, वेस्टर्न एजुकेशन हमें चालू करनी चाहिए, जिससे हम ऐसे भारतीयों को पैदा करें जो देखने सुनने में तो भारतीय लगे, लेकिन दिमाग से, सोच से अंग्रेज रहे। ये उसने कभी सोचा नहीं था कि यही लोग जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनको हम एजुकेट कर रहे हैं, ये देश दुनिया जब देख के आएंगे, तब कंपैरिजन क्या करेंगे, यार हमारे देश में तो गरीबी है, दुनिया के देशों में तो अमीरी है। वो कंपैरिजन करेंगे कि भारत से पैसा ले आके ब्रिटेन चमक रहा है। वो बोलेंगे कि भारत से पैसे को ले जाकर ब्रिटेन की तिजोरियां भरी जा रही हैं। तो यही जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये भारत में आके लोगों को जागरूक करेंगे। और इन्हीं के कारण ही बाद में ब्रिटेन के खिलाफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या होगा, विद्रोह होगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कतें होंगी। तो इन्होंने पढ़ाई हमको इसलिए शुरू करवाई कि हम इनके लॉयल बने, हम इनके क्या बने, वफादार बने। लेकिन सब कोई तो लॉयल बन नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो बिखरेगा ही। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, या आरसी मजूमदार लोग हो गए, उसके बाद हम देखेंगे कि विवेकानंद हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन कराया और उसमें लिखा कि भाई अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा ना, इंडियन नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। श्री अरबिंदो घोष हो गए।
तो ये सब लोगों ने भारत के राष्ट्रवाद को बढ़ाया। इन लोगों ने, यही पढ़े लिखे लोगों ने, इनको अंग्रेजों की पढ़ाई से वो एजुकेट हुए, अंग्रेजी सीखे, फिर ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से बैरिस्ट्री करके आए, और फिर आके यहाँ पे कंपैरिजन किया कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे घर का पैसा ले जाके ये अपने वहाँ की तिजोरी अपने यहाँ की म्यूजियम में भर रहे हैं। ठीक है, तो वही वाला हाल हो गया कि रावण अपनी नाभि में रखे हुए अमृत से प्राण ही खुद ही मारा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि इन्होंने, मैकॉले ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इसी पढ़ाई की वजह से हमारा अस्तित्व बर्बाद होगा, या हम यहाँ पे मारे जाएंगे, हम या हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है, तो ना वो हमें समझाते, ना वो हमें पढ़ाते अपनी भाषा, ना हम दुनिया भर की लिटरेचर को बढ़ के कंपेरिजन करते कि वेस्ट में क्या कल्चर चल रहा है और ये हमारे साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और ना हमारे देश में राष्ट्रवाद उदय होता, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले या हमें गुलाम बनाने से पहले भारत कोई देश नहीं था। यहाँ पे सब छोटे छोटे किंगडम जो थे, जैसे कन्नड़ वाला है वो कर्नाटका वाला था, कर्नाटका तो अभी नाम पड़ा है, मतलब मैसूर रीजन जो था वो कन्नड़ बोल रहा है, तो उनके लिए वही उनका देश है। ठीक है, जो आपके चौड़कौर वाले उनके लिए वही देश था, विदर्भ वालों के लिए वही उनका देश था, उनके लिए ऐसा कोई एंटिटी नहीं था कि एक भारत देश होगा और इसको हमें आजाद कराना है। लेकिन जब ये पढ़ लिख के बच्चे बाहर से आए, इन्होंने देश में जान फूंक दी कि नहीं भाई, दुनिया में, खासकर यूरोप में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ कई सारे राष्ट्र बने हुए हैं और वो राष्ट्र अपने दम से बने हैं, उन लोगों ने लड़ा है, आज़ादी पाई है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह बटे बटे हम रहेंगे तो कब तक रहेंगे, इससे अच्छा हम एक हो जाते हैं और फिर एक राष्ट्र बनता है, और जब राष्ट्र बनेगा तो हम सबका भला होगा। तो इंडियन नेशनलिज्म की जो बात है ना, ये पढ़े लिखे लोगों ने ही हमको बताई। विदर्भ किसे कहते हैं? जब आप महाराष्ट्र वाले एरिया में जाएंगे, आपको शायद पता हो कि 1956 से पहले, 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, पता है आपको? उस समय थी सर नागपुर विदर्भ, थी। विदर्भ तो हमने अपने 9 जिलों को, 9 जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया था। तो आज जो मोटे तौर पे ये 9 जिले हैं, जिसमें अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना, चंद्रपुर आते हैं, इनको हम विदर्भ वाला एरिया कहते हैं। और महाराष्ट्र का ये जो एरिया, यहाँ पे पानी की बड़ी कमी रहती है। ठीक है, अकोला वाला, यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, तो यही वो विदर्भ वाला एरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ के जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सभी ने सही जवाब दिया। आसान सवाल था। 1813 में सारी मोनोपोली खत्म कर दी, सिर्फ चाय के व्यापार और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर होगा टी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल मैंने डायरेक्टली आप लोगों को नहीं समझाया है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप इसका जवाब सही हल कर लोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग दिमाग लगा लेंगे इसमें।
बहुत बढ़िया, सभी ने सही जवाब दिया है। देखिए, जब मैंने बताया था तिलसित की संधि के बारे में बताया था, और मैंने एक उस समय एक शब्द बोला था, किसी को शायद याद हो, मैंने एक शब्द बोला था, ग्रेट गेम। मैंने बोला था ये ग्रेट गेम जो है ये लगभग 100 साल तक चलता है। शुरुआत इसकी होगी 1807 तक, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, मोटे तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक एक ग्रेट गेम चलता है। इस ग्रेट गेम में ये था कि जो भारत वाला एरिया था, भारत में तब पाकिस्तान भी होता था, तो ब्रिटेन ये चाह रहा था कि हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं तो ये एरिया मेरे पास रहे। और इसके साथ ही बॉर्डर लग रही थी अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान में के साथ बॉर्डर किसकी लग रही थी? रशिया की, यानी उस समय की यूएसएसआर की। और रशिया की सोच कम्युनिस्ट थी, ठीक है, बाद में वहां क्रांति भी होती है। तो रशिया ये चाह रहा था, और अफगानिस्तान में उसका अच्छा खासा प्रभाव था, तो रशिया ये चाह रहा था कि किसी भी तरह मैं अफगानिस्तान से होते हुए भारत का एरिया कैप्चर करूं। और ब्रिटेन ये चाह रहा था कुछ भी हो जाए, यूएसएसआर यहाँ नहीं आना चाहिए, बस सब जमीन का खेला था। ब्रिटेन चाह रहा था कि मेरी जमीन सिक्योर रहे, और हो सके तो मैं अफगानिस्तान को भी अंडर ले लूं अपने, और इसी के लिए एंग्लो अफगान वार भी हुए। और यूएसएसआर ये चाह रहा था कि भाई अफगानिस्तान तो अपने प्रभुत्व में है ही है, हो सके तो भारत की जमीन कब्जा कर ले। इसे कहा गया ग्रेट गेम। और सिर्फ ये ग्रेट गेम भारत को लेकर नहीं चला, ये ग्रेट गेम पूरे जो वेस्ट एशिया है वहां भी चला था। इसी ग्रेट गेम की जो पैदाइश है इसराइल हो गया, इसी ग्रेट गेम की पैदाइश बाकी जो छोटे छोटे देश हैं वो सब हो गए। ठीक है, इस ग्रेट गेम ने दुनिया की ऐसी तैसी कर दी। और इसलिए ग्रेट गेम किसके बीच में चला था? यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच में। और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर है, ग्रेट गेम का बेटा है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर है ना, तो जो शीत युद्ध है वो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में चला है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये सवाल कभी आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि रंजीत सिंह 1839 तक तो जिंदा था, इसका मतलब रंजीत सिंह बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है। वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर लागू है, सतलज नदी को क्रॉस नहीं करना। और यहाँ पे जो पहला आंसर है वो है रशिया। रशिया का खतरा सही है। रशिया का खतरा तो मैंने बोला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला है, उसके बाद भी चला है, ठीक है। तो रशिया का खतरा कभी कम नहीं हुआ। यहाँ पे जीजीआई आते रहे, वायसराय आते रहे, लेकिन अल्टीमेटली इन सबको डर था कहीं कभी भी रशिया ना हमारे पास आ जाए। माना कि नेपोलियन मर गया, लेकिन रशिया तो नहीं मरा। रशिया में जार सिस्टम तो नहीं मरे थे। रशिया बहुत पावरफुल था। आप ये मान लीजिए कि लगभग 3 शताब्दियों से दुनिया में सबसे पावरफुल ये था, 3 शताब्दियों में। अब मोटे तौर पर रशिया का प्रभुत्व थोड़ा सा कम है, लेकिन रशिया अभी भी ऐसा सोता हुआ डायनासोर है कि जब भी मुंह खोलेगा तो बहुत लोगों को खाएगा। ठीक है, भले हम कहते हैं उसकी इकोनॉमी कमजोर है, रशिया अमेरिका ने उस पर बहुत सैंक्शन लगाए, रशिया रशिया ही है। तो रशियन डर की वजह से बेंटिक ने, या उसके पहले भी जो जो लोग आए हैं ना, वो समय समय पर रंजीत सिंह को पत्र व्यवहार क्या करते थे, यही चाहते थे कि रंजीत सिंह कभी बिफर ना जाए, रंजीत सिंह कभी हमसे नाराज ना हो जाए। क्योंकि अगर रंजीत सिंह नाराज हुआ तो रंजीत सिंह सीधे कहाँ बैठा है? अफगानिस्तान की बॉर्डर में। और अफगानिस्तान से अगर उसने हाथ मिला लिया, अफगानियों से हाथ मिला लिया, तो वही हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो हमेशा ये चाहते थे कि रंजीत सिंह जो है ये हमेशा हमारे पाले में रहे, हम हमारे साथ अच्छा व्यवहार रहे, या हमारे इसकी दोस्ती हमेशा सलामत रहे। इसको लेके विलियम बेंटिक ने काफी कोशिश की थी। और 1829 में विलियम बेंटिक जब गए थे लाहौर, तो रंजीत सिंह ने बकायदा उनका बहुत भव्य स्वागत किया था कि आओ बेंटिक साहब आओ। तो जब भी, मोटे तौर पे आप ध्यान रखो, चाहे आप बेंटिक का या कोई और है, रंजीत सिंह का जीवन याद रखो, 1839 तक यह व्यक्ति जिंदा रहा है। और जब तक ये जिंदा रहा, उसके बाद तक भी रशिया का डर तो हमेशा ब्रिटेन को लगा रहा। ब्रिटेन के सपने में हमेशा रशिया आता था, कभी रशिया हमारे पर अटैक ना करते। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल है तो आप रशियन मीनेंस से रशियन खतरा को आप बंद करके लगाओ, सही जवाब होगा। किसी ने मुझसे कहा सर पिंडारी कौन थे? पिंडारियों की मैंने कहानी बताई है कि पिंडारी जो थे ये एक तरह से ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ये पेशवाओं के अधीन थे। और ये ऐसे लोग थे जो कि पैसे के लिए लड़ाई करते थे, मतलब आप इनको पैसा दीजिए और फिर ये आपकी सेना में ज्वाइन हो जाते थे। तो ये पिंडारी जो थे ये पेशवाओं के अधीन रहा करते थे, पेशवाओं से इनको पैसा मिला करता था, इनका घर खर्चा बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद से ही लगभग सारे कॉन्फेडरेसी वाले जो थे, मराठा कॉन्फेडरेसी, उन्होंने कुछ हद तक सब्सिडी लाइन साइन कर ली थी। उसकी वजह से उनकी आर्मी कम हो गई। सब्सिडी लाइन में एक क्लॉज ये भी था कि आप किसी पे युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध करेंगे तो पहले हमसे पूछेंगे। तो जब ये युद्ध ही नहीं कर सकते तो पंडारियों का खाना खर्चा बंद हो गया। तो पंडारी ने ये सोचा कि यार ये सब हुआ किसकी वजह से है। तो उनको पता चला कि ये सारा जो खेला है ये पंडारी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो पंडारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की
जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी उनकी माल थे, उन पे हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का दिमाग खराब हुआ, उसने पिंडारियों को सबक सिखाने की ठानी। तो जब पिंडारियों को सबक सिखाने की ठानी, तो पिंडारी असल में कई सालों से, यानी कई सदी से हम कह लें, मतलब 70-80 सालों से पेशवाओं के वैसा साथ रहे। तो पेशवा को बुरा लगा कि यार हमारे होते हुए पिंडारियों पे ऐसे अटैक कैसे हो रहा है। और इस ये भी एक मेन कारण माना जाता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। और उस समय आपको शायद याद हो, मुझे बताओ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय पेशवा कौन था? बाजीराव सेकंड। वेरी गुड। बाजीराव सेकंड था। बाजीराव सेकंड को ये लगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी कर रही थी पिंडारियों पर अटैक करने की। बाजीराव सेकंड को ये लगा कहीं ये हम पे ना अटैक कर दे। तो बाजीराव सेकंड ने आनंद फानन में खुद ही घोषणा कर दी कि मैं आप पर अटैक कर रहा हूँ, मतलब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर रहा हूँ। और यही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का कारण भी रहता है। पंडारियों के बारे में अगर आपको और जानना है तो एक मूवी है, उसकी स्टोरी तो दमदार नहीं है, लेकिन अब मूवी है वीर नाम की, इसमें सलमान खान ने एक्टिंग की है। ये देख सकते हैं अगर आपके पास कोई टाइम हो तो इसमें आप पंडारियों के बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। ये सुप्रीम कोर्ट का जज था। अभी सुप्रीम कोर्ट का जज रहे या कलेक्टर रहे, हमें क्या करना है? हमें तो ये पता था कि विलियम जोन्स ने किया है। इसके आगे जो कुछ भी लिखा है सब सही होगा। ठीक है, तो इसका भी कोई सवाल इस तरह घुमाने के रख देते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज था, इसने सोसाइटी की स्थापना कराई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कराई थी। ये बड़ा आसान ऑप्शंस थे इसमें। अगर थोड़ा मैं कठिन करना चाहता, अगर मैं इसमें ये डालता कि बी ऑप्शन था चार्ल्स विल्किंस, सी ऑप्शन था जोनाथन डंकर, तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। लेकिन इसी सवाल को कठिन करने का ये तरीका है कि इसमें ऑप्शंस में ऐसे डाल दूं। ठीक है, तो बाकी सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। तो एशियाटिक सोसाइटी वाले लोग ही एक तरह से, इन्हीं में से बहुत सारे लोग आंग्लविद हुए या एंग्लिसिस्ट हुए। सॉरी, इन्हीं में से बहुत सारे लोग प्राच्यविद हुए, यानी इन लोगों ने वकालत की कि नहीं भाई, भारत का जो पढ़ाई है, भारत का जो कानून है, भारत की जो शिक्षा है, इनकी भाषा में कराओ। क्योंकि लोग इंस्पायर हो गए थे भारत के इतिहास को देख के, बड़े मंत्रमुग्ध हो गए कि इतना रिच इनका इतिहास है, इतना रिच इनका कल्चर है। ठीक है, इनको मन से खुद लगा कि जो हम भले बोल रहे हैं व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी की, ईस्ट बारबेरिक, ईस्ट का इतिहास तो हमसे बहुत ज्यादा समृद्ध है। लेकिन भाई अब अपनी बात भी तो मनवानी थी ना कि भाई हम ही सभ्य हैं, जो पूर्व वाले हैं वो बारबेरिक हैं, जंगली हैं। ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो सकता है। इसको अरेंज करना है आपको कि पहले कौन आया बाद में कौन आया।
ठीक है, तो ये मैंने इसका टेन्योर लिख दिया। वेलेजली का ये टेन्योर था 98 से 1805 तक। देखिए, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग अलग अलग व्यक्ति है। वॉरेन हेस्टिंग का जब भी नाम आएगा तो पूरा नाम लिखा रहेगा वॉरेन हेस्टिंग। अगर सिर्फ हेस्टिंग लिखा है तो आपको वॉरेन हेस्टिंग को सोचना ही नहीं। ठीक है, हेस्टिंग 10 साल तक रहा है, उसका एमहर्स्ट आया है, फिर बेंटिक साहब आए हैं। तो इसका सही जवाब है 1 2 3 एंड 4। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। बेंटिक ने बोला कि ये जो फारसी भाषा चली आ रही है मुगलों के टाइम से, इसको बंद करो। इसने कहा कि भैया, ना मुगल रहे हैं अब, ना फारसी भाषा रहे, इसको बंद करो। सारे कोर्टों में जो फारसी भाषा चल रही है उसको बंद करो। जो हायर कोर्ट्स है वहाँ अंग्रेजी में सुनवाई होगी, जो लोअर कोर्ट्स है वहाँ उनकी लोकल भाषा में सुनवाई होगी, क्षेत्रीय भाषा में। अगर वो तमिल क्षेत्र वाला कोई है तो वहाँ तमिल भाषा चले, अगर कोई बिहार वाला क्षेत्र वहाँ भोजपुरी चले, ऐसा इसने कहा। तो बेंटिक ने फारसी भाषा को बंद करवाया। हायर कोर्ट्स में बोला कि इंग्लिश भाषा चलेगी, लोअर कोर्ट्स में बोला कि वर्नाकुलर यानी देशज यानी क्षेत्रीय लैंग्वेजेस जो है वो चलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिक। ए ऑप्शन भी आ रहा है किस लोग कुछ लोगों का, नहीं सबका बी है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो फारसी भाषा जो कि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको बेंटिक ने बंद कराया और बोला कि लोकल जो छोटे कोर्ट्स हैं वहाँ उनकी लोकल भाषाएं चली, और जो बड़े कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इंग्लिश चली। इस सवाल को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, इसका भी राइट आंसर विलियम बेंटिक है। कॉर्नवालिस ने 4 सर्किट सर्किट कोड की स्थापना कराई थी। आप लोगों में से किसी को याद है कहाँ कहाँ कराई थी सर्किट कोड की स्थापना? सर कलकत्ता, सर हैदराबाद, मद्रास और सर हैदराबाद कहाँ से आ गया? पटना, और मुर्शिदाबाद, कोलकाता, कलकत्ता में कराई थी कि नहीं कराई थी? ये सर कराई थी कोलकाता।
ये जो मैंने लिखे हैं चारों, ये सही है? हाँ सर। जी सर। चलो भाई, कह रहे हो तो सही होगा। तो विलियम बेंटिक ने बोला सर्किट को खत्म करो। इसको मेन काम था पैसे बचाना था। एंग्लो म्यांमार युद्ध में बड़ा खर्चा हो गया था, इसलिए इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक। अटेम्प्ट करिए। शिवानी, कोलकाता नहीं लिखना है आपको हिस्ट्री के पेपर में, कलकत्ता लिखना है हमेशा। कलकत्ता, मद्रास, मुर्शिदाबाद और पटना। कोलकाता नया नाम है, आज का नाम है। तो ये सवाल ये कहता है कि भैया किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। तो विलियम बेंटिक के समय आया था 1833 का एक्ट, और उस एक्ट में कहा गया था कि भैया भेदभाव नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा विलियम बेंटिक। ठीक है। ये सवाल अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किस गवर्नर जनरल के काल में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो जब गवर्नर जनरल का नाम आ गया ना, तब आप सीधे सीधे विलियम बेंटिक को टिक मारेंगे, क्योंकि उसके वो उस समय जीजीआई था। ठीक है। और अगर यहाँ पे जी गवर्नर जनरल नहीं होता, तब मैं कॉले आ जाता। ऑकलैंड, अभिनव ओझा, आप ऑकलैंड क्यों लगा रहे हैं इसका? ऑकलैंड कहाँ से आएगा इसमें? ठीक है। तो किसके टेन्योर में अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये आएगा। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग। सभी गलत जवाब दे रहे हो। 1833 के एक्ट की बात की जा रही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस एक्ट ने मिशनरी को अलाउ किया कि भारत में ईसाई का प्रचार करो। ये तो 1813 के एक्ट में कहा गया था भाई। 1833 के एक्ट में तो 3 बिशप की पोस्ट बनाई गई थी, लेकिन ईसाइयों के प्रचार प्रसार की अनुमति तो 1813 के एक्ट में मिली है। तो ये तो 33 की बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। तो दूसरा स्टेटमेंट था कि इसको प्रशासनिक इकाई बना दिया कि ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2। सवाल पढ़ा करिए, सोचा करिए, फिर रिप्लाई किया करिए। चलिए, 1833 से जुड़ा हुआ एक और सवाल अटेम्प्ट करिए।
ये सवाल कह रहा है 1833 के एक्ट के बारे में कि गवर्नर, बंगाल के गवर्नर से लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई, नहीं, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों से छीनी गई थी, बंगाल के गवर्नर से तो नहीं छीनी गई थी। ये पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा कह रहा है कि इसने वाणिज्यिक काम इसका बंद कर दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि इस एक्ट ने ओपन कंपटीशन की बात कही थी लेकिन लागू कहाँ हुई, वो तो 1853 के एक्ट से लागू होगी। इसका राइट आंसर होगा ओनली टू। ठीक है, तो ये बात रखी जा रही थी लेकिन सीओडी के विरोध के कारण इसको कट टाल दिया गया, तो ऑप्शन 3 भी गलत होगी, मतलब स्टेटमेंट 3 भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है ओनली ऑप्शन 2। अब एक आखिरी सवाल है, ये आप लोग, मैं चैट में दे देता हूँ और अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। सर हेलो।